बच्चे पे कितना मतलब वो उत्साहित होता है कि आज तो दीदी ने मुझे मॉनिटर बना दिया, जैसे कि बच्चे को पता नहीं मिल गया हो, वो इतना खुश होता है। तो इस तरीके से उसमें जब हम छोटी छोटी साज सज्जा बच्चों से करवाते हैं तो उसमें एक तो नेतृत्व की भावना आ जाती है और वो अपना कार्य करना सीख जाता है। उसमें छोटे छोटे काम है, एक गट को हमने रंगोली बनाने के लिए दे दी कि आपको रंगोली बनानी है। अभी छोटा बच्चा है, चूने से रंगोली नहीं बना सकता, कलर से नहीं बना सकता, तो हम रेत दे सकते हैं, खड़िया दे सकते हैं, चौक दे सकते हैं कि आप इस पे आकृति बनाइए। आप इसमें जो हमारे आसपास में पौधे हैं उनकी पत्ती तोड़ लाइए। पत्ती भी हमें तोड़कर ही देनी होंगी क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका हाथ उस ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो कि आपको पत्ती से ये बच्चा एक आकृति बनाएंगे और आपको उसमें पत्ती से कलर भरना है, आपको रेत से रंगोली बनानी है। तो इस तरीके के छोटे काम हम बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं। एक गट को हम ऐसा काम दे सकते हैं कि आपको तोरण बनानी है, आपको माला बनानी है। छोटे छोटे फूलों से बच्चे इतनी सुंदर माला बना देते हैं, उन्हें थोड़ी ऐसी जो क्रोशिया वाली सुई आती है उसमें धागा डालकर हम दे सकते हैं, उन बच्चों से माला बनवा सकते हैं। मतलब बच्चे में ये है कि हम साज सज्जा के प्रति उसे कितना कुछ सिखा सकते हैं, सामान व्यवस्थित करना सिखा सकते हैं कि ये देखो कि ये सामान कहाँ रखा था। आपने देखा होगा जहां वो सामान रखा है आप उसे वहीं का वहीं रखिएगा। तो एक तो उसमें सामान को व्यवस्थित रखने की आदत डल जाएगी। फिर उसमें जो साज सज्जा बच्चा करेगा तो उसमें संस्कार भी पैदा होगा, क्योंकि जब वो माँ की अर्चना करने जा रहा है तो वो सोचेगा कि वहाँ बत्ती जली हुई है, मैं इन्हें भी उठा के डाल दूं। तुलसी जी का वहां हम एक गमला रख सकते हैं, हाथ धुलवाने के लिए एक वहाँ मतलब लोटे में जल रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं कि जो भी हमारे वंदना में हम जिसको भी बुलाना चाहें तो हम ये छोटे छोटे काम बच्चों से ही करवा सकते हैं कि पहले जिन्हें हम बुला रहे हैं कि बच्चा पहले उनके हाथ धुलवाए, फिर माँ शारदे के चरणों में दीपक जलवाए, पुष्प अर्चन करवाए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सारी साज सज्जाएं हैं, हम बच्चों से करवा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे, हमें ही लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम उन्हें कुछ काम देते हैं तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस तरीके की जो हमें साज सज्जा है वो बच्चों को देनी चाहिए। और फिर इसमें टीचर भी सोच सकती है, अपने नजरिए से सोच सकती है कि आज हमें बच्चों को क्या काम देना है। जो हमें काम देना है, जो हमें उनसे करवाना है, हम उसकी पहले तैयारी करके रखें कि आज हमें बच्चों से ये करवाना है। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट आता है श्लोक, सूत्र और मंत्र। जहाँ श्लोक की बात आती है संस्कृत में होता है, तो उसमें जिसे हम दीदी हैं हम ही ये बोलते हैं कि बच्चा नहीं बोल पाएगा। क्योंकि वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि हम लोग उसे नहीं बोल सकते, इसलिए दीदी बोलती हैं। क्योंकि बच्चे के साथ हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन छोटा बच्चा है, आप उसे श्लोक सुनाइए। संस्कृत में होता है, संस्कृत से बोलने से बच्चे की जो आवाज है, वाणी है, वो भी अच्छी होती है। आप उसे सुनाइए, एक दो दिन सुनाइए, फिर वो जो वंदना हमारी संस्कृत की वंदना है, जो संस्कृत के श्लोक है, वो उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें हम जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, इस तरीके के जो हमारे मंत्र हैं, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके के छोटे छोटे श्लोक हम उन बच्चों को याद करा सकते हैं अपनी वंदना में। हम उसका रूटीन बना सकते हैं कि आज हमें हनुमान चालीसा करानी है, आज हमें गायत्री मंत्र कराना है, आज हमें कबीरदास जी के दोहे कराने हैं। इस तरीके से आप एक रूटीन बनाइएगा और वो चीज बच्चों से कराइएगा। इसमें हम मंत्र जो होता है हमारा, ये धुन होती हैं, उन्हें भी हम करा सकते हैं। उसी के आधार पर हम श्लोक या जो हमारे मंत्र सूत्र होते हैं उसके आधार पर, जैसे आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और वो राष्ट्र देवो भव, इस तरीके की हम छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखा सकते हैं। क्योंकि ये सब संस्कृत में ही होता है, तो बच्चा बोलना बहुत आसानी से सीख लेता है और उसकी भाषा का विकास भी संस्कृत से होता है। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी हिंदी है, उसका भी जो उपज है वो संस्कृत से ही हुई है। तो हमें बच्चों को संस्कृत से दूर नहीं करना और इतना भी हमें नहीं सिखाना कि हमें संस्कृत का उसे पाठ पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना। हमें तो केवल
उसे जो हम बच्चे को देना चाहते हैं वो चीज हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे मंत्र हम बच्चों को याद करा सकते हैं। बच्चा बहुत आसानी से याद भी कर लेता है और बहुत जल्दी सीख भी जाता है, क्योंकि उसमें टीचर को दिक्कत आती है। बहुत सारी दीदी ऐसी होती हैं जिन्हें कि जो हमारी वंदना नित्य प्रतिदिन होती है वो वंदना का अर्थ ही नहीं मालूम होता, वो वंदना ही नहीं मालूम होती, वो सही से उसका उच्चारण नहीं कर पाते। तो हमें बच्चे को ये सिखाना है कि वो बच्चा पहले हम वही, जैसे मैंने कल भी बताया था, हम सीडी पर वंदना सुना सकते हैं। अपने उस पर विद्या भारती अर्चना करके एक ऐप है, उसे डाउनलोड करके उससे चीजें हैं, जैसे हमारा प्रातः स्मरण है, एकात्मक स्रोत है, शांति पाठ है, ये सारी चीजें हमारी संस्कृत में होती हैं। तो हम ऐसी ऐसी चीजें बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। बच्चा एक दिन गड़बड़ करेगा, 2 दिन गड़बड़ करेगा, 3 दिन गड़बड़ करेगा, ये बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो हमें उसे संस्कृत का पाठ नहीं पढ़ाना, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें उसे संस्कृत में जरूर बतानी है, जिससे कि उसका भाषा विकास हो। और जो अब तो ये भी आ गया है कि जो बच्चे की प्राथमिक तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो जब हम अपने बच्चे को मातृभाषा ही नहीं सिखा पाएंगे तो हम उसे क्या सिखा सकते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हम जो हमारी संस्कृत की वंदना होती है हम बच्चों को वो सिखाएं। आप यकीन मानिए, मेरे यहाँ के बच्चे पूरी वंदना, अगर बस दीदी उनके साथ रहती है, पूरी वंदना बच्चा करता है, ढोलक भी बजाता है, खंजरी भी बजाता है। उन्हें क्या बच्चों को आज्ञा देनी है, बच्चों से क्या कहना है, हम केवल देखते हैं। वो हमारे 3 बच्चे, मतलब करते तो सारे ही हैं, लेकिन 3 बच्चे हमने ऐसे निकाले हुए हैं कि अगर दीदी नहीं हो तो वो पूरी वंदना शुरू से लेके आखिर तक पूरी वंदना करा देते हैं। तो एक ऐसे उसमें कि हमारे यहाँ के ही बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, आप सबके भी बच्चे हैं। बच्चे भगवान का रूप है और बच्चों में बहुत सारी क्षमताएं छिपी हुई हैं। हमें उन्हें कैसे निकालना है, कैसे समझाना है, वो हम अपने तरीके से बच्चे को बता सकते हैं। बच्चा खुद से नहीं सीखेगा, बच्चा हमें देख के सीखेगा कि हमारी दीदी कैसे वंदना कर रही हैं, वंदना में कैसे बैठी हैं, कैसे वो आज्ञा दे रही हैं। वो सारी चीजें बच्चा खुद से सीखता है, देखकर सीखता है, और फिर वो वही अनुकरण करता है जो हम चाहते हैं। तो हमें जो बच्चों को श्लोक, मंत्र, सूत्र, ये सब हमें बच्चों को सिखाने चाहिए। आगे आता है हमारा खेल। जो खेल होता है वो शिशु वाटिका का जैसे आधार होता है। जैसे कहते हैं कि संगीत है वो शिशु शिक्षा का आधार है, उसी तरीके से जैसे योग हुआ, संगीत हुआ, शिक्षा का आधार है, उसी प्रकार से खेल भी शिशु वाटिका का आधार है। क्योंकि हमारी तो सारी शिक्षा ही खेल खेल में है। जब हम बच्चों को खेल कराते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके के बच्चों को खेल कराते हैं। हमें उन्हें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, हमें उन्हें खेल खेल में बहुत सारी चीजें भी सिखानी है। ये सारी चीजें खेल खेल में बच्चे को करा सकते हैं। खेल से बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, उसके साथ उसका मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। खेल का मुख्य उद्देश्य शिशु का विकास कैसे हो, कैसे हम कर सकते हैं, इसी पॉइंट पर आधारित होता है। उसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं, बच्चे को खेल भी लगेगा, खेल है तो खेल ही लगेगा। हम उसमें गिनती वाले खेल भी करा सकते हैं, हम नेताजी की खोज वाले खेल भी करा सकते हैं, और नहीं तो हमें इस तरीके से बच्चों को सर्किल में बैठाया, हम जो उन्हें क्लास में कराना चाहते हैं, मान लो हमें उन्हें फल सब्जी के नाम याद कराने हैं, तो हम एक एक बच्चे को एक फल का नाम देते हैं, हर बच्चे को सब्जी का नाम देते। लेकिन जब हम ये चीज कराएंगे तो हमें एक दिन में, अगर हम फल करा रहे हैं तो हमें फल ही कराने होंगे, अगर हम सब्जी वाला गेम करा रहे हैं तो हमें सब्जी वाला गेम ही कराना होगा। तो हम बच्चों को एक एक फल का नाम दे देंगे। अगर हमारी क्लास में बच्चे 20 हैं या 18 हैं या 15 हैं, मान लो 15 बच्चे हैं और हमने 15 फल के नाम दे दिए, तो खेल खेल में बच्चों को 15 फलों के नाम याद हो गए, 15 सब्जियों के नाम हो गए, 15 शहरों के नाम हो गए। इस तरीके से वो टीचर क्या कराना चाहती है, जो भी हम उन्हें कराना चाहते हैं, जो भी हमने अपने पाठ्यक्रम में लिया हुआ है, वो हम खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। हम खेल के मैदान में छोटी छोटी दौड़ भी करा सकते हैं, बाधा दौड़ है, मेंढक दौड़ है, छोटे छोटे बच्चों से हम ये वाली चीजें करा सकते हैं।
उसमें हम एक तरीके के गेम इस तरीके से भी कराते हैं कि दीदी ने बहुत सारी बॉल ली, बच्चों से कहा कि आप एक जगह पे खड़े हो जाओ, लेकिन आपको अपनी जगह से नहीं हटके बॉल उसमें डालनी है, बाल्टी में डालनी है। बच्चा फेंकेगा, कोशिश करेगा, लेकिन पहली बार में उसकी बॉल बाल्टी में नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करेगा, 2 बार प्रैक्टिस करेगा, 3 बार करेगा, तो अंत में वो बॉल उसमें डाल देगा। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है। तो हमें बहुत सारे खेल ऐसे हैं, संतुलन का है, तिरछी आड़ी रेखा का है, टायर में से निकलने का है, रस्सी पे चलने का है। तो बहुत सारे गेम ऐसे हैं कि जो हमें जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके के खेल बच्चों से करा सकते हैं। खेल से ही बच्चों का जो कहते ना कि खेल खेल में, वहां हम ऐसी बच्चों को कहानी भी सुना सकते हैं। कहानी हमने सुनाई खेल के में, जहां हम बच्चों को खिलाने ले जा रहे हैं, वो जो मैदान है वो साफ होना चाहिए, उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई नुकीला कांटे वाटे इस तरीके के नहीं होने चाहिए। क्योंकि छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जब खेलता है तो उसे ये चीज नहीं ध्यान में रहती कि मुझे क्या करना है, वो तो खेल में मस्त हो जाता है। तो उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होता है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को खेल भी सिखाना है और उनकी सुविधाओं का ध्यान भी रखना है। खेल में हम जहाँ बच्चों का खेल है वहाँ हम हनुमान जी की पिक्चर भी लगा सकते हैं, और उसकी भीम की भी हम पिक्चर लगा सकते हैं। और जैसे दशहरा आता है, जन्माष्टमी आती है, तो उसमें हम इस तरीके के खेल बच्चों को मतलब सिखा सकते हैं। जैसे कि गुब्बारों से रावण बना दिया, रावण दहन होता है दशहरे पे, तो हम गुब्बारों का रावण बना सकते हैं इस तरीके से कि एक बच्चे को हमने राम बना दिया, रावणों से दहन करवाना है, उसे श्री राम बना दिया। तो इस तरीके के जब हम खेल कराते हैं, खेल से उससे ज्ञान भी होता है। जैसे कल मधु दीदी ने बताया कि अगर हम कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो गेम भी हो, उसमें उससे कुछ बौद्धिक ज्ञान भी मिल रहा हो, उसमें इतिहास भी हो, उसमें सारी चीजें हों, उसे कलर का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम इन छोटे छोटे गेम से, छोटी छोटी चीजों से बच्चे को बहुत कुछ दे सकते हैं। वो टीचर्स को तैयार करना होगा कि हम अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं। बच्चा हर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि हमें अपने मन को, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। अपने मन में थोड़ा सा संकल्प लेना होगा कि हमें ये वाले गेम कराने हैं, हमें ये वाली अपने जो वाटिका में ये सारी चीजें करनी है, तो हम उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। आगे आता है बागवानी। क्योंकि जब शिशुओं को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पानी से, मिट्टी से बहुत प्यार होता है। क्योंकि जो बागवानी है उसका सीधा संबंध हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे होता है। जो हमारे पंच महाभूत हैं, मैंने सुबह भी बताया था, जो हमारे पंच महाभूत हैं उनसे उनका बहुत गहरा संबंध होता है। और जो मानव शरीर हमारा बना है, जो हमारा शरीर बना है, वो भी 5 तत्वों से बना है। तो हमें इन चीजों को ध्यान करते हुए जब हम बच्चे से बागवानी का काम कराएं, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जैसे पृथ्वी है, हमारा एक जो पंच महाभूत है वो पृथ्वी है, और उसका जो होता है, उसका जो अटैचमेंट होता है वो घ्राणेंद्रियां, और घ्राणेंद्रियां क्या करती हैं, उसका सीधा संबंध नाक से होता है। क्योंकि जो मतलब नाक के द्वारा बच्चे हर चीज को सूंघ सकता है, उसकी जो मतलब जो भी खुशबू होती है या दुर्गंध होती है, वो किस चीज से सूंघता है, वो नाक के द्वारा सूंघता है। तो ये भी हमारा जो पृथ्वी है अर्थात ज्ञानेंद्रियां, तो इसका सीधा संबंध हमारा नाक से है। दूसरा जो हमारा तत्व आता है वो जल, वो हमारा स्वादेंद्रिया है, जीव। जब हम ये जीव से सीधा संबंध उसका इस तरीके से है, इसमें हम साइंस के प्रयोग भी ऐड कर सकते हैं खेल खेल के माध्यम से। क्योंकि हम जीभ से बच्चों को स्वाद का ज्ञान दिला सकते हैं। मान लो हमने बच्चों को ये बताया कि खट्टा है, मीठा है, हमने बता तो दिया, लेकिन जब तक बच्चा उसे चख के नहीं देखेगा, उसका स्वाद लेके नहीं देखेगा, तो बच्चे को क्या पता कि वो खट्टा है या मीठा है। मेरी तो दीदी बता रही है ये खट्टा है, तो मैंने बता दिया खट्टा है, लेकिन ये नहीं, वाटिका में ये नहीं होगा। तो हम उसे, अगर खट्टी चीज है, हम उसे स्वाद का ज्ञान कराना चाहते हैं, खट्टा मीठा तीखा कसैला जिस तरीके का भी हम ज्ञान कराना चाहते हैं,
वो चीज बच्चे के सामने रखिएगा, बच्चा उसे चखेगा, खट्टा है तो खट्टा उसे दीजिएगा। जब वो उस चीज को, खट्टी को चखेगा, तो उसके जो चेहरे के हाव भाव हैं, आपको उससे ही पता चला जाएगा कि बच्चा किस तरीके के अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से बताता है। मीठा है तो उसके हाव भाव कुछ और ही होंगे, तीखा है तो उसके हाव भाव कुछ और होंगे, कसेला है तो उसके हाव भाव कुछ और होंगे। तो हमें जो भी बच्चे को दिखाना है, जो भी समझाना है, वो हमें उसे स्वाद दिलाना होगा, तो बच्चा जब भी समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया और बच्चे ने कर लिया, क्योंकि बच्चा अनुभव से सीखता है। मैं फिर यही वाली चीज कहूंगी कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। तो हमें जो भी सिखाना है वो हमें उसे प्रत्यक्ष सिखाना है। मान लो दीदी प्रयोग कर रही हैं, उन्होंने कहा कि देखो मैं ये सिक्का है, पानी में डालती हूँ, ये डूब जाएगा। बच्चा देख रहा है कि डूब जाएगा। जब तक वो बच्चा उस चीज को नहीं करके देखेगा, उसे नहीं पता चलेगा कि वो डूब रहा है या तैर रहा है, वो तो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो उस चीज को करना चाहता है। जब वो उस चीज को करके देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरी दीदी सही कह रही है। हमें बताना जब है, पहले हम बच्चे को करने दें। जब वो हमारा बच्चा उसे करता रहेगा तो हम बाद में उस चीज को बताएं कि बेटा देखो, ये आपने सिक्का डाला था, ये डूब गया या तैर गया। तो बच्चा अपने आप बताएगा, वो खुश हो जाएगा कि दीदी देखो मेरा सिक्का पानी में डूब गया। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चा खुश होकर आपको बता देगा। तो हमें जो भी हम कराना चाहते हैं हम बताएं बाद में, पहले हमें बच्चे से करवाना होगा। फिर हमारा तीसरा पंच तत्व आता है वायु, मतलब स्पर्श इंद्रियां, क्योंकि उसका जो है सीधा अटैचमेंट त्वचा से होता है, स्पर्श से। तो उसमें जैसे गर्म है, ठंडा है, हल्का मतलब गर्म है, ठंडा है, और उसमें जैसे हमने कोई चीज, दो चीज हमने ली, अगर हम उसे गर्म बता रहे हैं कि इसमें भाप निकल रही है कि ये चीज गर्म है, वो जब तक बच्चा उसे टच करके नहीं देखेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये गर्म है। अगर गर्म है तो भी टच करके देखेगा और ठंडा है तो भी टच करके देखेगा, तो तब उस बच्चे को मालूम होगा, उसकी त्वचा बता देगी कि ये इसे ठंडा लगा है या ये इसे गर्म लगा है। तो हमें जो जो भी प्रयोग कराना है, जो भी हमें उन्हें पंच तत्वों का प्रयोग कराना है, इनका सारा जो संबंध होता है हमारा, वो ज्ञान इंद्रियों से होता है। चौथा आता है हमारा तेज, दृश्य इंद्रिया, आंख। जो हमारी आंखें वो अच्छा भी देखती हैं, बुरा भी देखती हैं, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या अघटित हो रहा है, क्या अच्छा है, बुरा है, तो वो सब चीज बच्चा देखता है। तो हम उसे, जैसे कई सारे प्रयोग इसमें हम बच्चों से करा सकते हैं। छोटा बड़ा है उसका भी ज्ञान हम बच्चे से करा सकते हैं, निरीक्षण वाला भी हम बच्चे से करा सकते हैं। कई सारी चीजें हम बच्चों के सामने रख सकते हैं कि आप इसमें से देखिए। कई सारी चीजें हमने एक साथ रख दी कि इसमें से जो सर्किल वाली चीज है आप वो उठा के लाइएगा। तो बच्चा आंखों से उस चीज को प्रत्यक्ष देख रहा है कि वो गोल है, सर्किल है, या स्क्वायर में है, या किस चीज में है। तो बच्चा जो हम बोल रहे हैं उसे देख के वो वही चीज उठा के लाएगा। तो इसका इस तरीके से हमें करने के लिए हमें कई सारी चीजें बच्चों के सामने रखनी होंगी, क्योंकि तभी बच्चा उसमें निरीक्षण कर पाएगा। अगर हमने एक चीज रख दी तो उसे यही मालूम रहेगा कि ये तो सर्किल है, ये तो स्क्वायर है, मुझे पता है। लेकिन वो बच्चा फिर आगे जो हम और चीजें उन्हें दिखाने वाले हैं तो उसमें निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा, उसका निरीक्षण नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमें बच्चों को बागवानी के थ्रू पंच तत्व से भी जोड़ना है। आगे हमारा आता है आकाश, श्रवण इंद्रियां, मतलब सुनना। सुनते हम किस चीज से हैं? कान से। तो जैसा बच्चा सुनता है वैसा ही बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा ही वो लिखता है। तो जो हमारा इसका संबंध हमारा भाषा विकास से भी आ जाता है, क्योंकि आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, उसमें क्या होता है कि बच्चा गया और जो हमारा चौथा वाला स्टेप है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो आपने देखा होगा सब जगह जो हमारा चौथा वाला स्टेप है वो शुरू हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है तीसरा वाला स्टेप, पढ़ना, वो वाला शुरू हो जाता है।
फिर आ जाता है बोलना और फिर आ जाता है सुनना। यानी कि जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है सुनना, वो हमारा 4th स्टेप पे आता है, जबकि सुनना पहले स्टेप पे आना चाहिए। तो जो हमारा भाषा का क्रम है वो ही बिगड़ा हुआ है। हमें शिशु वाटिका के माध्यम से, अपनी शिशु वाटिकाओं में हमें अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा जो हमारा ये भाषा का क्रम इधर उधर हो गया है, हमें उसे सही रूप में लाना है। क्योंकि जब बच्चा सुनेगा वो तभी बोलेगा, और जब वो बोलेगा तभी पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो वो तभी लिख पाएगा। बच्चा जैसा सुनता है वैसा ही बोलेगा, क्योंकि बच्चा बोलना माँ के गर्भ में 4 महीने से ही सुनना माँ के गर्भ में 4 महीने से ही स्टार्ट कर देता है। सारी चीजें बच्चा सुनता है, सारी चीजें समझता है, केवल बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को सिखानी होंगी, हमें अपने भाषा के क्रम को सुधारना होगा। विषय बागवानी है, लेकिन हमारा ये पंचतत्व से और भाषा विकास से जुड़ा हुआ है। हर जो भी हमारा एक्टिविटी है, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और उनके उद्देश्य अलग अलग हैं, उनका संस्कार पक्ष अलग है कि इससे हमारा क्या संस्कार बच्चों में हमें निकल के आ रहा है। क्योंकि जब ज्ञानेंद्रिया विकसित होंगी तभी हमारी कर्मेंद्रिया विकसित होंगी। तो हमें पहले पंच तत्वों के आधार पर बच्चों की ज्ञानेंद्रिया विकसित करनी है, फिर कर्मेंद्रिया विकसित करनी है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, छोटे छोटे प्रयोग हम इसमें जोड़ सकते हैं। जब हम बागवानी कराने जा रहे हैं तो हमें बच्चों को पौधे से बात करना, पहले हम पौधे से बात करेंगे तब बच्चा सीखेगा कि हमारी दीदी क्या कर रही है। बच्चों को छोटी छोटी बोतल हैं, जैसे प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक नहीं लो तो छोटी छोटी कांच की बोतल आती हैं, उनपे पंप का वैसा जो आता है, जैसे उनके यहाँ बार्बर के यहाँ होता है, वो जब हेयर कटिंग करते हैं तो पानी छिड़कते हैं, उस तरीके का एक छोटा सा नोजल या पंप जो भी होता है, हम उस बोतल पे लगा के उसमें पानी भरकर बच्चों को दे सकते हैं। उसमें हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि चलो आप पौधों को नहला के आओ, क्योंकि हम बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को चीज देंगे। अगर हमने बच्चों को मग्गा दे दिया, बाल्टी दे दी कि चलो आप बाल्टी से और मग्गे से पौधों में पानी दो, तो क्या होगा, बच्चा पानी लेके चलेगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, नहीं बाल्टी संभाल सकता, नहीं मग्गा संभाल सकता। तो हम ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं हम अपनी शिशु वाटिका में रख सकते हैं, और उनसे हम पौधों को नहलाना, उनसे उनसे बातें करना। एक बच्चे 4 बच्चों को हम ऐसे, ये जो बागवानी का काम है ये घट में हम दे सकते हैं बच्चों को। 4 बच्चों को हमने पौधों को नहलाने का काम दिया, 4 बच्चों के हाथ में हमने हैंकी दे दिया कि आप जाइए, जैसे मम्मी आपको नहलाती है, फिर आपको कपड़े पहनाती है, आपको पोंछती है, उस तरीके से आप करिएगा, तो बच्चा वो ही काम करेगा, वो ही सीखेगा। फिर हम छोटी छोटी बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें, जैसे हमारे सबके स्कूल में छोटा सा बगीचा होता है, तो उसमें हमारे उसकी सफाई का काम भी हम बच्चों से दे सकते हैं कि जो पत्तियां सूख गई हैं उन्हें आप अलग निकाल लो, जो पत्तियां बेकार हो गई हैं उन्हें आप अलग डस्टबिन में निकालो। छोटी छोटी टोकरी देकर हम बच्चों से ये सारे काम बागवानी के थ्रू करा सकते हैं। तो जब ये बच्चा करता है, सीखता है, तो वो अपने घर में भी जाके बताता है कि आज मेरी दीदी ने मुझसे ये वाला काम कराया था। तो वो घर में भी उसमें मतलब इस हम जो ये क्रियाकलाप कराएंगे उससे उससे बच्चे के अंदर संस्कार तो आएगा ही, लेकिन वो घर जाकर भी अपने बड़ों को ये बताएगा कि मम्मी आपको पौधे में पानी ऐसे देना है, आपको ऐसे पौधे से बात करनी है। पौधे को भी दुख होता है, जैसे हमें दुख होता है ऐसे पौधों को भी होता है, हमें पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस तरीके की छोटी छोटी बातें जो हैं हमें बच्चों को बतानी चाहिए, बच्चों को समझानी चाहिए। आगे आता है हमारा जो 11वां हमारा क्रियाकलाप है, वो है उद्योग। उद्योग में ये समझ में आता है, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सबके सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि उद्योग है, इसमें बच्चे क्या कर पाएंगे। तो हम इसे उद्योग, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि हम अपनी शिशु वाटिका में बच्चों से करा सकते हैं। जैसे मिट्टी का काम है, कागज का काम है, रंग काम है, ठप्पा काम है, एब्रो वर्क है, ये सारी चीजें उद्योग में ही आती हैं। तो हम ये वाले काम अपने बच्चों से करा सकते हैं। मिट्टी का काम है,
हम गट वाइज बच्चों को दे सकते हैं कि आपको मिट्टी छाननी है, आपको मिट्टी को गीला करना है, आपको गूंथना है। जब वो सारा काम तैयार हो जाए तो उस तरीके से हम बच्चों को कि आप इसके छोटे छोटे गोले बनाइएगा। जब वो बच्चे गोले बनाएगा तो जो उसकी ये छोटी छोटी उंगलियां हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। आगे वो जब पेंसिल पकड़ने के लिए लायक हो जाएगा, पेंसिल संभाल पाएगा। अभी उसकी जो उंगलियां वो कुछ करने के लायक नहीं है, मांसपेशियां इतनी उसकी कमजोर है कि वो पेंसिल को नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल सकता। तो हमें जो जिससे बच्चों की कर्मेंद्रियों का विकास हो, हमें पहले उस तरीके की क्रियाकलाप बच्चों से कराने चाहिए। बाद में जब बच्चा, हमें पता चल जाता है कि बच्चा संभाल सकता है, छोटे छोटे पहले बच्चों से गोले बनवाइएगा, फिर उनसे कोई आकृति बनवाइएगा, फिर और कोई पिक्चर आप बच्चों से दे सकते हैं। उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास मिट्टी नहीं है, फिलहाल आपको कोई एक्टिविटी करानी हो, तो आप आटा ले सकते हैं, आटे में खाने वाले कलर मिला के, तो हम उसे थोड़ा सा उसमें मोम डाल के आटा गूंद के और उस रंगीन आटे से बच्चे को हम सब्जियां भी बनानी सिखा सकते हैं। जब हमारी ये सब चीज तैयार हो जाती है, मिट्टी से हमने बच्चों को काम कराया, आटे से हमने बच्चों को काम कराया, तो फिर हम दूसरा स्टेप शुरू कर देते हैं। अगर मिट्टी से बच्चे ने गोली बनाई है तो उन गोली को हम, जो हमारी खड़िया होती है, उसे हम बच्चों को कलर करना भी सिखा सकते हैं। उस बच्चे को खड़िया गोल के दे दी, उसने डिप किया, फिर हमने वो सुखा दिया, फिर हम आगे उसे वो रंग बिरंगे कलर से उन्हें तैयार कर सकते हैं और उसकी एक माला बनवा सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी से हमारे कई बाय स्टेप कई सारे काम शुरू हो गए और बच्चा खेल खेल में उसे बहुत आसानी से सीख लेता है। हम उसे कोई मूर्ति भी बनवा सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसे हैं कि जो हम अपने बच्चों से बनवा सकते हैं जिससे उसकी कर्मेंद्रिय का विकास हो। ऐसे ही कागज का काम है, कागज का काम हुआ, उसमें बच्चे को जो कागज फाड़ना है बहुत अच्छा लगता है। पहले हम सिंपल उसे पेपर देते हैं, पहले उसे फाड़ने दें कि वो किस तरीके से फाड़ रहा है। जब वो फाड़ते फाड़ते ऐसा लगने लगे कि वो सीधी लाइन से गया है, तो हम उसे स्केल दे सकते हैं। स्केल के द्वारा बच्चा उसे सीधी लाइन में फाड़ेगा। फिर हम उसे कैंची भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले हमें सीधा फाड़ना सिखाना है, फिर स्केल देना है, फिर कैंची से काटना सिखाना है। छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम बच्चों से उसका जो पेपर पेस्टिंग है वो भी हम बच्चों से करा सकते हैं। कोई हमने बड़ी आकृति बनाई और उस पे हमने बच्चों को फेविकोल दिया कि इस पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो उससे बहुत सारे सुंदर चित्र बन के सामने आ जाते हैं। इस तरीके से हम कागज वाला काम भी करा सकते हैं। ठप्पे का काम भी हम बच्चों से करा सकते हैं, जैसे आलू का ठप्पा है, करेले का ठप्पा है, प्याज का है, भिंडी का है। हम पेंटिंग है, हमने कोई भी आकृति बनाई, हमने बच्चों से थंब लगवा लिए और उसे हमें किस आकृति का शेप देना है वो टीचर दे सकते हैं। उसमें हम थंब से चिड़िया भी बना सकते हैं, कबूतर भी बना सकते हैं, मोर भी बना सकते हैं। बच्चे जब आपके पास शुरू में आए तो उसके पैरों के प्रिंट भी ले सकती हैं, हाथ के भी ले सकती हैं। उसके द्वारा हम बहुत सारी आकृति बच्चों से, मतलब बच्चों की वो लेके थंब पेंटिंग लेके तो हम उससे आकृति बना सकते हैं। तो इस तरीके का काम हम जब सोचेंगे तो तब हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके का, जैसे अब ये ठप्पा काम हो गया, फिर ऐसे ही हमारा आता है थ्रेड पेंटिंग का। थ्रेड पेंटिंग बहुत आसान है, उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत सारे, जैसे हम पेस्ट करते हैं, ब्रश हमारे खराब हो जाते हैं, उन्हें हम स्कूल में लाके रख सकते हैं। उनमें हम कलर लगाया और ऐसे हाथ से हमने इस तरीके से वो करा तो बहुत सुंदर पिक्चर बनके सामने आती है। थ्रेड है, थ्रेड को हम कलर में डिप करके एक पेपर रखा और दूसरा पेपर उसके ऊपर रखा और थ्रेड को हम एक हिस्सा उसका खींच देते हैं तो उससे भी कोई ना कोई आकृति बनकर आती है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्रियाकलाप हैं वो हम बच्चों से उद्योग में करा सकते हैं। आगे आता है हमारा दैनिक जीवन व्यवहार। जो हमारा दैनिक जीवन व्यवहार है, मतलब हम दिन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उनके व्यवहार को सुधारना है, इस तरीके जो छोटे छोटे काम हैं वो हम दैनिक जीवन व्यवहार में शामिल कर सकते हैं। जैसे बच्चे को हम ये दे सकते हैं कि आपको जो सुबह वाली पूजा होती है, आपको वो प्लेट साफ करनी है,
आपको पूजा का सामान एकत्रित करना है। तो वो छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे, जैसे कि अपने सबके हैंकी होते हैं कि कपड़ों की, आप सारे कपड़े हैं उनमें से आप हैंकी निकाल कर कपड़ों की तय करिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम बच्चे को दे सकते हैं। सर्दी है, सर्दी में मटर आ जाती है कि आप चलिए ये छोटा सा काम है, आप घर पे आपका काम हो गया है तो आप ये वाला काम कर दीजिएगा। तो हम जब बच्चों को अपने साथ लगाएंगे, अपने साथ उन्हें लेके चलेंगे, तो उन्हें छोटे छोटे काम करने का अभ्यास हो जाएगा। मैं आपको अभी जब पीछे गुजरात गई थी तो वहाँ का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हम हो या आप हो, तो हम अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आपके पास नहीं जाए, लेकिन वहाँ हमने प्रत्यक्ष देखा, जो दोपहर वाला हमारा लंच था उसमें जो शिशु वाटिका के बच्चे थे उनके द्वारा खाना बनाया गया था। उसमें ऐसा था कि उन्होंने गट बनाए हुए थे, आलू की सब्जी थी और पूड़ी बनाई थी। बच्चों ने ही आलू छीले, बच्चों ने ही आलू को काटा, लेकिन सब्जी उनकी टीचर ने तैयार करी थी। ऐसे ही आटा गूंद के और छोटी छोटी लोई काट के बच्चों के सामने रख दी। छोटे छोटे बेलन थे, बच्चों ने वो पूड़ियां बेली, लेकिन तली उनकी टीचर ने थी। तो उसमें जो आधा काम था वो बच्चों का था। फिर वो ही जो उन्होंने बच्चों ने बनाया खाना, वो ही बच्चों को खिलाया गया। तो बच्चे इतने खुश थे जब वो देख के अपनी पूड़ी को समझ रहे थे कि छोटा बच्चा है, जैसे बेल रहा है आड़ी तिरछी, तो उन्होंने उसी तरीके से वो पूड़ी उतारी और बच्चों को खिलाई और हमने भी खाया। तो बच्चे बहुत खुश थे कि देखो ये आज हमने बनाया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हम बच्चों से अपनी वाटिका में करा सकते हैं। एक दिन हम भी ऐसा रख सकते हैं कि जैसे बच्चे लंच करते हैं उसमें हम इस तरीके का कर सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तो डेली बच्चों के लिए दाल बनती है, तो हम जैसे दाल बनती है तो दाल गर्म होती है तो टीचर बांट देती है, लेकिन बच्चों की जो कटोरी और थाली है हम बच्चों से रखवाते हैं। सारी कटोरी थाली, हर एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठते हैं, उनकी चौकी बनी हुई है तो बच्चे वहां बैठ जाते हैं, तो सारी कटोरी थाली वो बच्चे वहां रखते हैं। फिर जब उनमें से ही बच्चों को 2 को ये कहा जाता है कि आपको गौ ग्रास निकालना है, हर पंक्ति में एक एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वो गौ ग्रास निकलवाता है। कुछ निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते, क्योंकि बच्चे की आदत होती है। कुछ बच्चों की ऐसी थी कि हमें अपने खाने में से नहीं देना, कुछ शेयर करके खाना चाहते, सभी तरीके के होते हैं। तो उस तरीके से बच्चे में गौ ग्रास निकालने की भावना आती है। फिर बच्चे जब लंच कर लेते हैं तो बच्चे उनका टिफिन चेक करते हैं, और जिन बर्तन में बच्चों ने खाना खाया है वो उठा के बच्चे अलग जहां उनकी हमने जगह बनाई हुई है वहां रखते हैं। तो ये सारा जो भोजन वाला काम है ये हमारे यहाँ बच्चों द्वारा होता है। टीचर्स केवल दाल बांटती हैं, बाकी आगे बच्चों को भोजन मंत्र कराना है, गौग्रास निकलवाना है, अपने भोजन के पात्र कहाँ रखने हैं वो सब बच्चों को पता होता है, और बच्चों के टिफिन भी चेक करने बच्चों को ही होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम बच्चों के दैनिक व्यवहार में लाते हैं, तो उससे उस बच्चे में एक तो नेतृत्व की भावना पैदा होती है कि हमें किस तरीके से बच्चे को काम कराना है, किस तरीके से हमारा बच्चा सीख रहा है। हम अपनी क्लास में भी 3-4 बच्चों को, किसी को क्लास मॉनिटर बना दें, किसी को स्वच्छता विभाग दे दें, किसी को हम ड्रेस का इंचार्ज बना दें। तो ये सारी छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं हैं, जब बच्चा वो दैनिक जीवन में सीखेगा तो उसके व्यवहार में वो आएंगे। बच्चा घर में भी सीखता है और स्कूल में दायित्व हमारा बन जाता है। पर आजकल तो पेरेंट्स का यही है कि जो भी सिखाना है वो दीदी को ही सिखाना है, घर में बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, सब जगह ऐसा ही होता है। तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, क्या उनके व्यवहार में लाना है, दैनिक जो हमारे दिन में छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम कोशिश करें कि हम बच्चों से ही वो सारी चीजें करवाएं। फिर आगे आता है हमारा प्रयोग। जो प्रयोग होता है, प्रयोग केवल विज्ञान पर ही आधारित होता है ऐसा नहीं होता, हर चीज में प्रयोग होता है। संगीत में भी प्रयोग होता है, गीत में भी होता है, खाना बनाने में भी होता है, हर चीज में होता है। क्योंकि जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, कोई चीज हमें बताई गई, हमने उसे करके नहीं देखा, तो वो हमारा प्रयोग सफल नहीं होगा। हमें खुद करके देखना होगा। इस तरीके से ही जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे प्रयोग अभी मैंने बागवानी में बताए थे, उसी तरीके के प्रयोग हम बच्चों से उसमें करा सकते हैं।
काफी सारे जो प्रयोग हैं वो ऐसे हैं कि बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना कुछ साधन सामग्री के हमें स्कूल से ही सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके के हम प्रयोग बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि प्रयोग जो है वो एक ऐसा है कि उसमें एक अनुभव होता है। जब तक वो बच्चा उस चीज को नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तब तक उसे अनुभव प्राप्त नहीं होगा। तो हमें बच्चों से छोटे छोटे प्रयोग कराने चाहिए। आगे आता है हमारा निरीक्षण। निरीक्षण होता है कि उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जहां हम काम करते हैं वहां भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसका निरीक्षण नहीं करते। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस रूम में हम क्लास रूम में जाते हैं, कोई अगर हमसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि आपके जो रूम है उसमें कितने पंखे हैं, कितनी खिड़की हैं, कितने दरवाजे हैं, तो शायद हम एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम वहां जाते हैं लेकिन हम जो उसका निरीक्षण है, सूक्ष्म निरीक्षण है, वो नहीं करते। गए और देखा, कोई आपसे पूछने लगे आपके रूम में जो किसके चित्र लगे हुए हैं, तो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है निरीक्षण करने की। लेकिन हमें अपनी जो दृष्टि है उसे निरीक्षण के लिए सूक्ष्म बनाना चाहिए, क्योंकि हर चीज का निरीक्षण करना चाहिए। हम बच्चों को निरीक्षण करना ऐसे सिखा सकते हैं। हमने 2 चित्र लिए, हम उसमें से एक चित्र में मतलब हमने ऐसा दिखाया कि नदी है, अगले में हमने थोड़ा सा कट दिखा दिया, मोड़ दिखा दिया, रास्ते बना दिए, उसमें पेड़ दिखा दिए। तो हम बच्चों से कहें कि बच्चों बेटा आप ये देखो कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है और इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चा बड़े ध्यान से देखेगा और उसे निरीक्षण करना आ जाएगा कि इस चित्र में हमें ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में पेड़ नहीं है। तो ये सारी चीजें बच्चा खुद से निरीक्षण करने के बाद ही उसे पता चलता है। चित्रों को देखकर ही पता चलता है कि ये इस चित्र में क्या चीज नहीं है और इस चित्र में क्या चीज है। तो उस चीज से बच्चों को निरीक्षण का पता चलता है। हम उसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे सरस्वती है और भारत माता है, दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन हम उनसे बच्चों से निरीक्षण में ये पूछ सकते हैं कि बच्चों ये बताओ भारत माता के हाथ में क्या है और सरस्वती जी के हाथ में क्या है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं, तो वो बच्चा निरीक्षण करके देखेगा कि सरस्वती जी के हाथ में तो वीणा है और भारत माता के हाथ में झंडा है। तो इस तरीके के फिर हम उनसे कि उनका वाहन कौन सा है, वो कौन से वाहन पे बैठी हैं, सरस्वती जी किस वाहन पे हैं, कौन से पुल पे बैठे, तो इस तरीके के चित्र देकर हम बच्चों से छोटी छोटी चीजों का निरीक्षण करवा सकते हैं। क्योंकि निरीक्षण के जब वो मतलब उस चीज को ध्यान से देखेगा, तो वो 2 चीजों में अंतर कर पाएगा और उस चीज को सामने से निकाल पाएगा कि ये चीज क्या चीज है, कि जो मैं बच्चे से बात करना चाह रहा हूँ या दीदी से बात करना चाह रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता। तो उस तरीके की छोटी छोटी चीजें हम सबको जाननी चाहिए और निरीक्षण के द्वारा हमें उन्हें बच्चों से कराना चाहिए। निरीक्षण से ही बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जो चीजें हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम क्लास में गए, तो आज हमने जैसे हमारी यूनिफॉर्म होती है, अगले दिन हमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, दूसरी साड़ी हम पहन के गए, उसी के मैचिंग का हम और कुछ पहन के गए, चूड़ी बिंदी या जो भी है, बच्चा बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि वो हमारा निरीक्षण करता है कि आज हमारी दीदी ने क्या पहना है, आज हमारी दीदी क्या पहन के आई है, उनके बाल कैसे बने हुए हैं, उन्होंने किस कलर की चूड़ी पहनी है। तो वो सारी चीजें बच्चा देखता है, बच्चा बहुत ध्यान से देखता है, वो सबका निरीक्षण करता है। तो इस तरीके का हमें बच्चों को निरीक्षण करने के लिए उनके सामने नई नई चीजें रखनी चाहिए कि जिससे बच्चे की तर्क शक्ति बढ़े। वो बच्चा हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सके कि दीदी आप हमें ये बताइए इस चीज में ये क्यों नहीं है। जब वो निरीक्षण करेगा, उसकी चीज समझ में आएगी, तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसकी जो है जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं दीदी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछूं। तो इस तरीके से हमारी जो ये 14 क्रियाकलाप हैं, ये हमारे यहाँ निरीक्षण के साथ पूरे होते हैं। इसमें से अगर किसी का कोई छूट गया हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी मधुर वाणी से हमको जो इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे घड़े की मात्रा जो है बहुत ज्यादा भर चुकी है, अभी आधे से थोड़ा ऊपर हुआ है। हमारा ज्ञान कलश अभी कम है, और बार बार आपका मार्गदर्शन जब हमें प्राप्त होगा तो शायद आपके, कहते हैं कि ना, बड़ों के चरण ही बिंदुओं से जो चरण रज होती है, उस चरण रज के समान पहुंचने के लिए भी बहुत समय लगता है, तो शायद आपकी चरण रज तक पहुंच अरे सके। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम जी, इतना और नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। और किसी भी बहन के मन में अगर कोई भी प्रश्न है, देखिए ये मौका बार बार नहीं आता है, स्वर्णिम मौका होता है। हमारी कुमाऊं गढ़वाल से जो बहनें जुड़ी हैं, मैं समझ सकती हूँ कितनी परेशानियों के साथ, जैसा मौसम है, आप किस तरह से अपनी कनेक्टिविटी कर रही हैं, जुड़ रही हैं। आप कोई भी प्रश्न अगर दीदी से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और एक हमारे बीच में आज हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय भाई साहब, हमारे कुमाऊं जिले के हमारे प्रदेश निरीक्षक श्रीमान कृष्णानंद चौबे जी हमारे बीच में है। भाई साहब, सरस्वती शिशु वाटिका कार्यशाला की इस सायंकालीन सत्र में भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपका मूल्यवान समय हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारा उत्तराखंड प्रांत की पूरी शिशु वाटिका टोली आपका अभिनंदन करती है। अब जो हमें भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और उससे पहले अगर किसी बहन के दिल में दीदी से कोई भी प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि दीदी को भी कहीं जाना है। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किरण परवार जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हेलो जी बताइए। किरण जी, हाँ किरण जी। हाँ जी दीदी जी प्रणाम, मैं किरण बोल रही हूँ यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर श्रीनगर से। जी जी नमस्कार। तो दीदी जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे वाटिका जो बहन है वो सुवाटिका ही चलाए, और मतलब क्लासें हो रही है नर्सरी, उदय, अरुण फर्स्ट तक, तो हम मतलब इसको अलग अलग क्लासों में करें कि मतलब साथ में तो नहीं हो पाएगा? तो जैसे हम अगर उदय की क्लास में है तो उस समय एलकेजी, और उसको कौन देखेगा फर्स्ट को? हाँ किरण जी, हेलो हेलो हेलो। जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। जी जी किरण जी, आप ये बताइएगा, आप कौन सी क्लास तक की कक्षाएं लेते हैं? जी अभी तो मैं पूरी कक्षाएं लेती हूँ, मैं नर्सरी से और 5th तक। नर्सरी से 5th तक? क्योंकि जी जो मैम। हमारा ये, हाँ जी, जो हमारा अरुण उदय है ये हमारा शिशु वाटिका में आएगा। आगे आने वाले समय में फर्स्ट जी सेकंड भी शिशु वाटिका में आएगी। फिलहाल अभी जो वर्तमान में स्थिति जी है जी उसमें अरुण उदय वो शिशु वाटिका में आता है। फर्स्ट की जी कक्षाएं दीदी। अलग चलती हैं जी। तो उसमें जी जो जी ये क्रियाकलाप ठीक है जी। हैं, उसमें हमारा जो क्रियाकलाप कराने का तरीका है वो अरुण का अलग है। क्रियाकलाप यही होते हैं, जी लेकिन उन्हें कराने का तरीका वो अलग होता है कि हम नर्सरी के बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, और हम एलकेजी या जी यूकेजी या अरुण उदय के बच्चे को हम क्या सिखा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी का बच्चा बहुत छोटा है, जी 3 साल का बच्चा होता है। जी तो जी जी हम उस, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम उसे केवल मिट्टी के गोले बनवाने सिखा सकते हैं। मिट्टी छानना, गूंथना ये उनका काम नहीं है, ये बड़े बच्चों का काम है। तो हम जो क्रियाकलाप करा रहे हैं, हमें क्लास वाइज उन्हें अलग अलग करना होगा कि हम अरुण को क्या करा सकते हैं और उदय को हम क्या करा सकते हैं। जी ये टीचर को निर्णय लेना होगा कि कितने साल तक का बच्चा कौन सा क्रियाकलाप करेगा। जी। थैंक यू दीदी। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो शीघ्रतम अपना हाथ ऊपर कीजिए और जी अपने आप को शालिनी अनम्यूट जी अनम्यूट कीजिएगा। कर लीजिए अपने आप को, बताइए शालिनी जी। ओके सर। दीदी प्रणाम, हाँ मैं जी प्रणाम। निरंजनपुर देहरादून से जी जी शालिनी दीक्षित। दीदी मैं ये भाषा का क्रम बताया था आपने, जी जी तो मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए। जी जी। उसमें होता है सुनना,
बोलना, ओके पढ़ना और लिखना, ये हमारा सही भाषा का क्रम है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। इस वर्कशॉप में बहुत प्रतिभागी हैं, लेकिन हमें 6 दिन हो गए, 6 दिन से ये 3-4 बहनें ही क्वेश्चन पूछ रही हैं। औरों के मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि हम भी कोई जानकारी लें या कुछ आगे क्या कर सकते हैं। तो ये 3-4 बहनें हैं, तो यही पूछ रही हैं आगे किस कारण, क्या वजह है कि कुछ मतलब नहीं पूछ पा रहे हैं। दीदी नमस्ते। जी हाँ जी, हाँ जी। अभी दीदी ने हाथ ऊपर करा है, कहाँ से है दीदी वो? दीदी आपने हाथ ऊपर करा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी एक दीदी ने हाथ ऊपर किया है, कहाँ से है वो दीदी? नमस्कार। हेलो दीदी, नमस्कार। हाँ जी जी, जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार आप नमस्कार। नाना मता से बोली हूँ। जी जी तो पूछना आई थी दीदी, जैसे हम बच्चे को माना कि रंगों से कलर वगैरह और मिट्टी में इस तरीके से हम खिलवाते हैं, और लेकिन उनकी जो ड्रेस है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। उसके अवध में वो लोग अभिभावक भी कंप्लेन करते हैं हमसे कि आपने क्या कराते हैं स्कूल में, हमारा बच्चा ऐसे ड्रेस गंदी करके लाता है। और आपने एक बात और कही थी कि छोटे बच्चों को दरी में बैठाना चाहिए ना, नीचे बेंचों पे नहीं बैठाना चाहिए। तो अभिभावक तो उस चीज को नहीं मानता, वो कहता है नहीं, बच्चा जो है हमारा टेबल में होना चाहिए, मेज कुर्सी पे होना चाहिए। नीचे बैठने से बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं, ऐसे बिखरे बैठे हैं। जी जी। देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दरी पट्टी पे ही बच्चे बैठे। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी यहाँ की परिस्थिति के अनुसार आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं वो आप उसमें बैठा सकते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को एक्टिविटी कराएं या क्रियाकलाप कराएं, तो उसमें हम ऐसा करा सकते हैं, बच्चों के छोटे छोटे एप्रिन बना लीजिएगा। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है तो आप तभी उनके एप्रिन वो लगा दीजिएगा, और जब बच्चे जाते हैं तब खोल लीजिएगा। क्योंकि बच्चा खाना खाता है, एक्टिविटी करता है, तो उससे वो जो भी उसका जैसे कलर है वो गिरता है या मिट्टी का काम करता है, हाथ उसके गंदे होते हैं, उसके पास एक रुमाल रखिएगा। तो उसकी उस चीज से जब आप एप्रिन करा देंगी तो उससे उसकी ड्रेस गंदी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपनी वाटिका में कर सकते हैं। दीदी धन्यवाद। शालिनी जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब आप हाथ नीचे करके प्रश्न पूछे हैं। ठीक है दीदी। दी नमस्ते। दी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। दीदी मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जैसे आपने बताया योग शिशु वाटिका का, आज मरेगी मेरे हाथ से। तुझे मैंने कहा ना इस टाइम पे मेरे पास मत आया कर। वो चल चल, झटके मारते मारते आ जाती है यहाँ पे। हेलो हाँ जी बोलिए। दीदी, आपने बताया जैसे योग शिशु वाटिका का महत्वपूर्ण अंग है, तो इस तो योग की वेला होनी चाहिए या हमें वंदना स्थल पर ही योग करा देना चाहिए? और योग कराना है तो कितने मिनट का, कम से कम कितना समय होना चाहिए योग का शिशु वाटिका में? ये जानने की इच्छा है मेरी। देखिए, मैंने कल भी बताया था, योग एक क्रियाकलाप नहीं है। हाँ जी। योग से हम अनेक क्रियाकलाप करा सकते हैं। हाँ जी। और उसमें जैसे हमारी वंदना होती है, वंदना में हम 10 मिनट का समय ऐसा रख लें कि जो छोटे छोटे योग हैं, जैसे ब्रह्मनाद करना है, वज्रासन करना है, पर्वत आसन करना है, इस तरीके के हम 4 आसन के लिए कितना समय लगेगा वो अपनी सुविधा अनुसार समय देख के आप वंदना में कराइएगा। अलग से उसे समय देने की कोई जरूरत नहीं है कि अलग से हम उसका पीरियड लगाएं, क्योंकि पीरियड तो वाटिका में होते ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। केवल 3 घंटे की शिशु वाटिकाएं चलती हैं, तो हमें 3.5 घंटे में अपनी वंदना भी करानी है, हमें जो अपनी एक्टिविटी है वो भी करानी है। तो हमें इस तरीके से कराना होगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। नमस्कार दीदी। जी जी। हाँ जी। मैम मैं बबीता धर्मपुर देहरादून से बोल रही हूँ।
जी जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो शिशु वाटिका में आपने क्लासेस बताई थी अरुण उदय, अब न्यू शिक्षा, जब से शिक्षा नीति लागू होगी उसमें फर्स्ट और सेकंड भी आपने का इंक्लूड हो जाएगी, तो मैम आपके जी जी। राय से आपको क्या लगता है कि इसमें एक ही टीचर होनी चाहिए जो मदर टीचर होती है, या सब्जेक्ट वाइज हम टीचर अपने उससे मतलब चेंज कर सकते हैं, या एक ही टीचर उन बच्चों को गाइड करे? आपको क्या लगता है, कैसा? देखिए, वाटिका में अगर मदर टीचर होगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस टीचर को पता रहता है कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में उसका कोई छूट रहा है, तो वो पूरा करा देती है। अगर सब्जेक्ट वाइज टीचर हम रखते हैं तो ऐसे होता है, मान लो हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चे ने नहीं उतारा, उसका पीरियड खत्म हो गया, फिर दूसरी टीचर आई, तो वो दूसरी टीचर ये वेट नहीं करेगी कि इस बच्चे ने पहली वाली टीचर का वर्क उतारा है या नहीं उतारा, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उन्हें आज तो ऐसे होते हैं कि जो हमारी हेल्प से ही वो बच्चे करते हैं। तो मेरी राय में तो ये है, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ एक मदर टीचर रखा हुआ है, आपके यहाँ आप मदर टीचर रखें तो ज्यादा बेटर होगा, और आगे आपके जैसे भाई जहाँ की स्थिति है वो कैसे रखना चाहते हैं, वो वहाँ की स्थिति पर निर्भर होगा। मेरी राय में तो अगर मदर टीचर रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हमारे प्ले नर्सरी केजी में तो मदर टीचर ही में फर्स्ट से हमने चेंज कर रखे हैं, फर्स्ट से हम सब्जेक्ट वाइज रख रहे हैं टीचर ना, पर पहले 3 क्लासेस नहीं, हमारे। फर्स्ट का भी जैसे फर्स्ट और सेकंड है उसका भी सिलेबस चेंज होने वाला है, वो भी सारा जो क्रियाकलाप पर ही आधारित होने वाला है, हाँ उसमें जी कोई बुक्स नहीं होंगी, बैग नहीं होंगे, तो जो हम शिशु वाटिका का हमारा पैटर्न है वो ही हमारा फर्स्ट सेकंड कराने वाला है। हाँ जी मैम, हाँ जी। हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम नर्सरी का सिलेबस हमारा और होता है, एलकेजी का और होता है, यूकेजी का और होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें सिलेबस को चेंज करना होगा, ना कि हमें सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हमारे बीच में आज हमारे जी। कुमाऊं जिले से हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान कृष्णानंद चौबे जी, प्रदेश निरीक्षक कुमाऊं मंडल से हमारे बीच में है। मैं भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई साहब से निवेदन करूंगी कि भाई साहब आप अपने मुखार बिंद से अपने सुनहरे शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई साहब श्रीमान कृष्णानंद चौबे जी। शिशु वाटिका के इस वर्ग में भाग लेने वाली सभी सम्मानित बहनों को सादर अभिवादन। इस शिशु वाटिका की जो हमारी कार्यशाला एक प्रकार से वर्चुअल मीटिंगों में हम सहभाग कर रही हैं, विगत 6 दिनों से आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की विधाओं में अपने आप को कुछ सीखने का ऐसा कुछ प्रयास कर रहे होंगे कि ताकि हम सीख करके अपने विद्यालयों में उसको ले जाएं। और वास्तव में ये उत्तराखंड के लिए शिशु वाटिका एक प्रकार से एक नई विधा जैसी है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रारंभ में आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले शिशु मंदिर योजना को देखेंगे तो एक रुद्रपुर में, एक इधर टनकपुर में, एक हरिद्वार में केवल 2-3 ऐसी छोटी शिशु वाटिकाएं थी। वो भी वास्तव में जो शिशु वाटिका का स्वरूप था, जो आज हमारे सामने शिशु वाटिका का स्वरूप आया है, ऐसा नहीं था। और धीरे धीरे उसमें हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और शिशु वाटिका से पूर्व अगर हम विचार करेंगे, मैं 2-4-5 मिनट इस भारत में जो शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार से विकसित हुई उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में सबसे पहले जो शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, एक प्रकार से शिक्षा का तो पहले से था, लेकिन जब हमने विद्यालय का एक स्वरूप दिया तो मुझे लगता है कि एक तक्षशिला का हमारे सामने एक आता है विद्यालय, कि जहां राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से एक शाला खोली, और जो तक्षशिला आज पाकिस्तान के अंतर्गत है। और सबसे पहले इस आर्यावर्त के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर पहली विद्यालयी शिक्षा वहीं सा, केवल इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके बाद नालंदा, उसके बाद अन्य इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना इस देश के अंदर हुई। और उससे पहले केवल जो आचार्य लोग होते थे
वो अपने आश्रमों में ही अपना शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, और जो शिक्षार्थी होता था वो गुरुकुलों में रह करके अपना शिक्षा ग्रहण करता था, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे सांसारिक काम हैं या घर गृहस्थी के जितने भी काम हैं उन सारी विधाओं में भी वो तज्ञ होता था। अर्थात वहां गौ पालन, कृषि, जंगल जाना, लकड़ी लाना, अर्थात घर की साफ सफाई, शस्त्र शास्त्र, सारी विधाओं को उनको वहां प्रशिक्षित किया जाता था। और धीरे धीरे हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा कि जैसे जैसे ये देश विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं के चंगुल में आता गया, कभी शक आए, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी यवन आए, कभी अंग्रेज आए, उन्होंने केवल एक ही काम किया कि जो भारत की समृद्ध शिक्षा प्रणाली थी उस शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। और भारत की तब उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो समाज आधारित थी, वो कोई सरकार आधारित या शासन के आधार पर नहीं था। अर्थात समाज शिक्षा की व्यवस्था करता था। शिक्षा जहां दी जाती है उन आश्रमों में अन्नदान की आदि की व्यवस्था समाज करते थे, और जो समाज के पूंजीपति धन संपन्न लोग थे वहां वो अपना धन इत्यादि अपना यथाशक्ति दे करके उन शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते थे। उसके बाद जब इस देश में अंग्रेजों का जब अधिकार बना, अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में लाई, ये हम सब लोगों ने पढ़ा होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या करती थी, ब्रिटेन से ही अपने लिए जो अधिकारी वर्ग थे उनको लाते थे, और जो अधिकारी वर्ग उनको काफी महंगे खर्चीले साबित होते थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इतने ज्यादा वेतन में हम लोगों को यहाँ लाएं, ब्रिटेन से हम यहाँ लोगों को ला करके अगर काम करेंगे शायद हमारा जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर उन्होंने ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने एक अपनी आय का निश्चित भाग शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना शुरू किया, और उस शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करके भारतीयों को अंग्रेज ब्रिटेन से जिन लोगों को यहाँ लाते थे उन्हीं के अनुसार उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा देनी प्रारंभ की। अर्थात एक प्रकार से उन्होंने काले अंग्रेज बनाने प्रारंभ कर दिए। अर्थात जो केवल शरीर से या रूप रंग से भारतीय होंगे लेकिन उसके सोचने की विधा लेकर के, समझने की विधा कहिए या उनका ज्ञानात्मक पक्ष कहिए, वो सब पाश्चात्य संस्कृति से होगा, अर्थात ब्रिटेन का होगा। धीरे धीरे उन पर उन्होंने इस प्रकार खर्च करना प्रारंभ किया। तो ये खर्च करने की परंपरा उन्होंने प्रारंभ की 1813 से, और उसके बाद 1835 में इस देश में मैकाले नाम का एक प्राणी आया, लॉर्ड मैकाले, और उसने 1835 में एक शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर विकसित की, और उसका भी उद्देश्य यही था कि अपना जो हमारा शासन तंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, उस शासन तंत्र को चलाने के लिए इस प्रकार के लोग भारतीय व्यवस्था में से ही, भारतीय जनमानस में से ही उकेर करके आगे लाए जाएं, जो हमारे हिसाब से इस देश का शासन तंत्र चलाएंगे। ऐसी व्यवस्था करने के बाद धीरे धीरे इस देश में जो इस देश का स्वाभिमानी पुरुष थे या इस देश के मठों में रहने वाले लोग थे, उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि वास्तव में जब तक बच्चे के अंदर वो शिक्षा नहीं दी जाए कि वो इस देश की मिट्टी को अपनी मिट्टी माने, इस देश के महापुरुष को अपना महापुरुष माने, इस देश के साहित्यकारों के साथ उसके मन में श्रद्धा हो, वैज्ञानिकों के प्रति मन में श्रद्धा हो, अर्थात स्वदेशाभिमान पैदा करने का भाव जब तक हम इस देश के अंदर नहीं करेंगे तो तब तक जो है हम वास्तव में आजादी के बाद भी हम इस देश को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे, या भारतीय जो हमारी चिति है उसके अनुरूप हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तब जाकर के विभिन्न शिक्षालयों का धीरे धीरे इस देश में उदय हुआ, और उन्हीं में 1952 से अपना शिशु मंदिर योजना का भी श्री गणेश हुआ। और शिशु मंदिर योजना के आते आते तक जो हमारी शिशु वाटिका थी उसकी कोई ऐसी कल्पना नहीं थी। अब उसके बाद उस समय जो चल रहे थे, चाहे वो कॉन्वेंट व्यवस्था चल रही होगी, मॉन्टेसरी की व्यवस्था चल रही थी, या किंडरगार्टन करके इस प्रकार की पद्धतियां अलग अलग प्रकार से विकसित थी।
और इन पद्धतियों के बारे में वो कैसे निकली, किस प्रकार से निकली, किस कारण से निकली और उनके पीछे का हेतु क्या था, ये सब आप सभी बहनें अच्छे तरह से जानती होंगी। इतने दिनों से आप प्रशिक्षण कर रही हैं, प्राप्त कर रही हैं या पढ़ी लिखे आपने को कहीं न कहीं इस पद्धतियों के बारे में आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं चली, या मोंटेसरी कौन थी, उसका पीछे का इतिहास क्या था, कैसे वो इस पद्धति को लाई, किंडरगार्टन पद्धति कहाँ से उपजी, किनके माध्यम से किसने इसको इस देश के अंदर लॉन्च किया, या आपका मोंटेसरी व्यवस्था, ये कॉन्वेंट क्या है, अर्थात अन्य प्रकार के आप उन सब चीजों से आप अच्छी तरह परिचित होंगे, मैं उसमें पीछे नहीं जाऊंगा। अब उसके बाद धीरे धीरे लगा कि वास्तव में इस देश के अंदर जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो हमारे यहाँ तो विभिन्न प्रकार के ऐसे लोगों का है कि व्यक्ति जो है, महाभारत काल में अगर हम दृष्टिपात करेंगे, शायद औरों के भी ये चीज ध्यान में आए होगी कि अभिमन्यु ने किस प्रकार से वो विद्या सीखी। अर्थात जो सीखने की परंपरा है, यह व्यक्ति निर्माण की जो हमारी कल्पना है, या व्यक्ति निर्माण का जो भारतीय जो हमारा दृष्टिकोण है, या भारतीय जो जीवन जिसके बारे में जो कहता है, उसके पीछे का हेतु यही है कि व्यक्ति जब इस देश में उसका प्रादुर्भाव इस धरा के अंदर नहीं होता है, उस व्यक्ति का निर्माण, उसके मानस पटल का निर्माण, उसकी बुद्धि का निर्माण, उसके माता पिता के परस्पर आपस में मिलने से, आपस में संवाद से, आपस में उनके संबंधों के से ही उसके मन में उस प्रकार का भाव, उसके जब वो गर्भस्थ अवस्था में रहता है, उसके मानस पटल में वो चीज आने लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ आप सभी क्योंकि मातृशक्ति से हैं, आप सबको ध्यान में होगा कि जब घर में किसी नवजात बच्चे का आगमन होता है तो घर के आसपास के दीवारों के हम चित्र भी बदलने का प्रयास करते हैं। दृश्य और श्रव्य की सामग्रियां भी हम इस प्रकार उसको दिखाते हैं कि उसका जो है असर उस बालक के मानस पटल पर पड़े, या इस प्रकार के खान पान, इस प्रकार का वातावरण घर के अंदर हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे बालक के अंदर उस प्रकार के सद संस्कार आए और उसकी माता किसी प्रकार के तनाव ग्रस्त न रहे, किसी भी प्रकार की जो उसकी अभिलाषाएं हों वो अधूरी न रहे। यदि माँ पूर्ण रूप से तनाव रहित होगी, स्वस्थ उसको भोजन मिलेगा जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, और किसी भी प्रकार का उसके मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार का तनाव रहित रहेगा, वास्तव में बच्चा भी उसी प्रकार से स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और उस प्रकार की मेधा शक्ति लेकर के वो जन्म लेगा। और जन्म के बाद फिर परिवार का वातावरण, हमारे यहाँ ये कल्पना है कि बालक सबसे पहले अपनी माँ से वो सब चीजें सीखता है, और इसीलिए उसको अपने जिस परिवेश में हमारे यहाँ रहते थे, जो हमारे यहाँ पहले परिवारों में सांस्कृतिक परिवेश हुआ करता था, परिवार में दादा दादी हुआ करते थे, अन्य अर्थात जो हमारा संयुक्त परिवार की प्रथा थी, वो नन्हा सा बालक प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता था। आपको ध्यान में होगा कि पहले से ही हमारे यहाँ ये परंपरा थी, दादी हैं या माता जी हैं या दादाजी हैं, विभिन्न प्रकार की लोरियों के माध्यम से किस्से कहानियों को सुना करके, रामायण महाभारत के ऐसे कुछ प्रसंग सुना करके, या मन गणंत ही कहिए, मतलब जानवरों की, पशु पक्षियों की विभिन्न इस प्रकार की कथा कहानियों के द्वारा बालकों का मन बहलाया करते थे। वो खेल खेल में उनको एक प्रकार की शिक्षा देने का काम करते थे। हमारे सामने माता जानकी का, सीता माता का उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में अपने लव कुश का पालन किया। आधुनिक युग में अगर हम देखेंगे कि माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी का किस प्रकार से लालन पालन किया, किस प्रकार के उनके अंदर संस्कार डाले, अर्थात ये हम सब अच्छी तरह इन सब विधाओं से हम परिचित हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। और धीरे धीरे ये जो इनके कारण इस देश के अंदर जो उस समय अंग्रेज चाहते थे, हम धीरे धीरे वही पैदा बनाने लगे। वास्तव में अगर हम देखें, अभी मैं जैसे जुड़ा, उसमें एक बहन ने प्रश्न किया था कि वास्तव में भाषा शिक्षण का हमारे क्या क्या उसके प्रमुख सोपान हैं। और वास्तव में हम सभी चूंकि घरग्रस्त लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, हम देखते होंगे कि बालक
जिस परिवार में जहां वो रहता है वहां की जो मातृभाषा होगी, उस मातृभाषा में वो शब्दों को सुन सुन करके सीखता है। अर्थात भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत है सुनना। अब वो सुनता है, सुनने के बाद वो समझता है, अपनी तुतली सी आवाज में उसको व्यक्त करने की कोशिश करता है। अर्थात पहले वो सुनता है, सुनने के बाद समझने की कोशिश करता है, समझने के बाद फिर उसको वो बोलता है, रिपीटेशन करता है, और बोलने के बाद फिर जाकर के वो लिखना और पढ़ना उसके आगे की अवस्थाएं हैं। अर्थात क्या हम प्रारंभ में उसको अगर इस प्रकार के वातावरण में, जैसे आज चला है प्ले ग्रुप या अन्य इस प्रकार की जो पद्धतियां आज इस देश में बड़ी अच्छी तरह से फल फूल रही हैं, जो केवल एक उद्योग का रूप लेते जा रही हैं, लोग इसीलिए वहां इन्वेस्ट करते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको वहां से मिलता है, और उन्होंने किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं देना है। उन्होंने केवल 4 साल 5 साल उन छोटे से नन्हे बच्चों को, 2 साल 2.5 साल के बच्चे को लिया, और 5 साल 6 साल के बाद वहां से वो तक थोड़ा सा जानकार होकर के आगे निकलते हैं। अन्य जो इस प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के तथाकथित जो इस प्रकार के विद्यालय चलते हैं, लोग वहां दाखिला कराने के लिए फिर अपने बच्चों को ले जाते हैं। अर्थात एक उद्योग का रूप ये लिया जा रहा है, जहां जो छोटे से बच्चे होते हैं उन बच्चों के साथ एक प्रकार से अत्याचार जैसा ही होता है। जिस भाषा को समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह उनके मन मस्तिष्क में उसका, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाता। केवल वो एक रटने मात्र से रटने लग जाता है। इसलिए हमने उसके बाद इस उद्योग जगत की, उनका उद्योग कम पड़े, अंग्रेजी माध्यम के कारण पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कम पड़े, तब इस देश के मनीषियों ने इस शिशु वाटिका को, अपना अस्तित्व को सामने लाए। शिशु अगर हम विचार करें, शिशु माने वह अबोध, वह निर्विकार बालक, जो किसी भी प्रकार के, जिसके अंदर विकार न हो, जो निश्चल है, निष्कपट है, जिसने स्नेह किया उसकी तरफ भागता है, जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता है, केवल एक ही भाषा जानता है, आत्मीयता, प्रेम। अर्थात शिशु, अर्थात हम भगवान को भी कहते हैं निश्चल है, निर्विकार है, निर्कपट है। बालक के मन में किसी के प्रकार का कोई कपट नहीं होता। अर्थात हमने उस शिशु को परमात्मा का स्वरूप माना है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप हमारे सामने है, इसलिए उसको शिशु का। उसके बाद है शिशु वाटिका। वाटिका आनंददायक स्थल, मनोदायक, मनोरम प्रदान करने वाला स्थल, अर्थात जहां आनंद प्रमोद युक्त विहार का ऐसा स्थान, इसलिए उसका नाम शिशु वाटिका रखा। अर्थात वह शिशु, अगर सच्चे अर्थों में उस शिशु को हमने समझने की कोशिश की, उस शिशु के अंदर हमारा उसके साथ ऐसा अटैचमेंट हुआ कि वो हमें अपनी माता की तरह मानने लगे। हमारी माँ की, जैसे अपनी माँ के पास बच्चा उसके आंचल में बैठ करके, उसके गोद में बैठ करके, उसके आंचल के छांव में सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ व्यक्त करने लग जाता है। जब वो बालक, नन्हा सा बालक, हम इस प्रकार आत्मीयता उसको देते हैं, ऐसा स्नेह हम उसको देने लगते हैं, अपने मन की बात हमारे सामने व्यक्त करने लगता है। आप विद्यालयों में देखते भी होंगे कि प्रारंभ में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ बहन जी लोगों के साथ ही उनका संपर्क हो जाता है। वो बहन जी अगर विभिन्न कक्षाओं में जब जब जाती है, आपका अनुभव आया होगा, वो उन्हीं के साथ उन कक्षाओं में घूमता रहता है, क्योंकि बच्चे का आत्मिक संबंध उनके साथ हो गया है। वो उसी को केवल अपना मानता है, बाकी को नहीं मानने लगता है। अगर सभी इस प्रकार का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार उस बालक के साथ करने लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो बालक सबके साथ उस प्रकार से घुल मिल सकेगा और अपने अंदर की जो उसकी व्यथा होगी, जो परेशानी होंगी, उनको व्यक्त करने लगेगा। अर्थात शिशु वाटिका के लिए सबसे पहले हमने इस प्रकार का सरलतम वातावरण अपनाना पड़ेगा, जहां बालक किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का उसके अंदर इस प्रकार का भाव ना आए, केवल उसको माँ के वात्सल्य की तरह उसको प्रेम देने वाली हमारी बहनें हों। उसके पश्चात आप देख रहे होंगे कि इतने 5-6 दिनों में आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के शिशु वाटिका के क्रियाकलाप देखे होंगे, और शिशु वाटिका के जो हमारे 12 आयाम हैं, उन आयामों पर भी आपने पर्याप्त मात्रा में चर्चा वार्ता की होगी, क्योंकि प्रातःकालीन का बौद्धिक सत्र रहता होगा
और ये सायंकालीन जो हमारा चर्चा सत्र रहता है, इनमें हमने अपने मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इन विधाओं से संबंधित या शिशु वाटिका चलाने से संबंधित, उन प्रश्नों का हमने समाधान भी पाया होगा। और वास्तव में इन 5 दिनों में हमने जिस प्रकार की चीजें वहां से प्राप्त की हैं, क्या हम उन चीजों को कल से ही अपनी शिशु वाटिकाओं में, हम जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं करेंगे, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वास्तव में ये हमारी केवल डायरी तक ही ये बिंदु सीमित रहेंगे। अब चूंकि उसके लिए हमारे पास इसके तुरंत बाद विद्यालय कक्ष तो हमें मिलने वाले नहीं है, शिशु वाटिका हमें मिल नहीं रही है, और आने वाले कितने समय तक इस कोरोना काल में हमें कक्षा मिलेगी या कितने समय तक नहीं मिलेगी, इसकी हमें कोई स्पष्ट कल्पना अभी नहीं है। और विशेष करके इस जो हम प्री प्राइमरी कह सकते हैं या जो हमारी शिशु वाटिका की कक्षाएं हैं, इनमें तो शायद समय मिले, ऐसी अभी कोई ऐसा स्पष्ट आभास ऐसा नहीं लगता है। लेकिन तो भी हम क्या करें, अपने स्थान पर जाकर के अपने जो हमारा स्टाफ है, हम क्या स्टाफ के साथ इन बिंदुओं पर कुछ चर्चा वार्ता करके कुछ क्रियाकलाप, कुछ गतिविधि उनके बीच में हम कर सकते हैं क्या? या हम अपनी जो शिशु कक्षाओं के हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, जो माताएं अपने घर में अपने बालकों को देखती हैं, क्या हम इसी प्रकार से वर्चुअल मीटिंगों के माध्यम से, क्या हम उन माताओं के साथ कुछ ऐसे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं क्या? वास्तव में वर्चुअल मीटिंग में भी हम केवल विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और शिशु वाटिका की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं के बारे में वर्चुअल बैठकों में भी नहीं हो सकता है जब तक वो काम हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आपने 4 माताएं एक जगह बुलाई, माना क्रमशः अगर 5-5, 7-7 माताओं को विद्यालय में 1-1, 1.5 घंटे के लिए बुलाया, हमने विद्यालय में उनके सामने वो सब डेमो के रूप में दिखाया जो हमने यहाँ सीखा है, तो निस्संदेह वो उस बच्चे तक जाएगा जिसको हम देना चाहते हैं। और हमने जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस डेमो देने तक हम उसमें हमारे अंदर और नित्य नूतन निखार ही आएगा, अर्थात उसमें हमारे अंदर प्रगाढ़ता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी एक्टिविटी, हमारी जो कृतियां हैं वो भी बढ़ेंगी, वो भी विकसित होंगी। रोज हम नई नई विधाओं को हम खोजने की हमारे अंदर ऐसी सृजनशीलता ऐसी हमारे अंदर बनेगी। लेकिन इन सब के लिए वो चीजें बनेंगी कब? कि जब तक हम उसको जो हमने सीखा है उसको साझा नहीं करेंगे। क्योंकि अध्यापक का पहला काम यही है कि अध्यापक का काम है कि अर्जित ज्ञान को बच्चों के साथ साझा करना। जितना हम बच्चों के साथ अपने अर्जित ज्ञान को साझा करेंगे, उतना हमारा ज्ञानात्मक पक्ष सबल होगा, उतनी नई विधाओं से हम अपडेट और अपग्रेड होते रहेंगे, और नई नई खोजी वाली वृत्ति हमारी आगे बढ़ती जाएगी, और उस प्रकार हम आगे ढूंढ खोज अपना प्रारंभ करने लगेंगे। वास्तव में जो ये 12 विधाएं हैं, जो ये 12 हमारे आयाम हैं, आज अगर आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो शिशु वाटिका के उनके 12 जो आयाम हैं, सबकी पर्याप्त मात्रा में आपके लिए लर्निंग मटेरियल उनके अंदर है। और आज के समय में, इस युग में, तो वास्तव में सीखने के लिए कोई ऐसी चीज रही नहीं गई कि मैं कैसे सीखूं, या ये जो चित्रकला वाला पोर्शन है इसका मैं प्रशिक्षण कैसे करूं, विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग कैसे करूं, बगीचे वाले का प्रयोग कैसे करूं, चिड़ियाघर का प्रयोग कैसे करूं, क्रीड़ांगन का प्रयोग कैसे करूं, जो हमारी चित्र पुस्तकालय की कल्पना है वो क्या है, कार्यशाला क्या है, वस्तु संग्रहालय क्या है, रंगमंच क्या है, अर्थात जो हमारे विविध प्रकार के ये शिशु वाटिका के आयाम हैं, इन आयामों के बारे में पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिकली जो उनको आप YouTube पे आप जाएंगे, शिशु वाटिका करके वहां सर्च करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा। हम वहां से ले करके क्या हम उसको अपने अभिभावकों के बीच में, उन माताओं के बीच में साझा कर रहे हैं क्या? अपने विद्यालय की आप अकेले आपने यहाँ प्रतिभाग किया होगा, 5-6 बहनें और आपके साथ वहां सहयोगी होंगी, विद्यालय में काम करने वाली होंगी, उनके बीच में हम उसको साझा करें। और जहाँ आचार्य बहनें नहीं है, आचार्य बंधु भी हमारे अरुण उदय कक्षा को पढ़ाते हैं, उनके बीच में हम इस चीज को साझा करें। अर्थात जो ये नई तकनीकी है, इस तकनीकी को हम उन तक पहुंचाएं, उन तक पहुंचाने के बाद तब जा करके वो फिर विद्यालयों तक पहुंचेगी। और हमारा
जो विद्या भारती ने इस प्रकार का हमारा ये प्रयास किया, वर्चुअल ये मीटिंगें प्रारंभ की और विभिन्न इस प्रकार के तज्ञ लोगों का जिनका इन्होंने अपना जीवन इसके अंदर खपाया है, ऐसे लोगों का समय ले लेकर के आप लोगों के बीच में लाए, उनका आना, उनका इस वर्चुअल बैठक में बोलना, वो तभी सार्थक होगा कि जो हमने सीखा है उसको हम दूसरों तक कैसे सहजता से साझा करते हैं। जितना साझा करेंगे उतना ही हम इन सब चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि शिशु वाटिका के विषय में मैं भी एक प्रकार से आपको प्रत्यक्ष कक्षा कक्षों में थोड़ा बहुत भैया बहनों के बीच में रहती होंगी, लेकिन मेरा तो इतना बहुत ज्यादा अभ्यास, इतना क्रम भी नहीं है। हाँ, कुछ शिशु वाटिकाएं, अच्छी शिशु वाटिकाएं, चाहे उड़ीसा की होंगी, चाहे वो गुजरात की होंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हैं, कुछ देखने का अवसर हमें जरूर मिला है। उन शिशु वाटिकाओं को प्रत्यक्ष देखा है, तो वहीं से कुछ हमें भी सीखने का अवसर इस प्रकार का मिला। इसलिए चूंकि आज अभिषेक जी ने कहा था कि मुझे भी रहना है आप सबके मध्य में, इसलिए आपके दर्शन मात्र के लिए मैं मात्र यहाँ आया था। और अंत में आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी आपने यहाँ विधाएं सीखी हैं, इन विधाओं को अपने आचार्यों तक, अपने विद्यालय के अन्य आचार्य बहनों तक, या अपने जो संकुल हमारी रचना है वहाँ की आचार्य बहनों तक, आप हमारे सभी आचार्य जितने हमारे उत्तराखंड अपने शिशु शिक्षा या जन शिक्षा के अंदर हैं, मुझे लगता है कि लगभग 4,500 हजार के आसपास ऐसे आचार्य परिवार है शिशु शिक्षा और जन शिक्षा का, जो प्राथमिक तक की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। उन सब के बीच तक आप सबके माध्यम से विचार जाएगा, ये गतिविधियां जाएंगी, तो निसंदेह कि हमारा विद्या भारती उत्तराखंड का जो आगामी जो स्वरूप होगा वो ज्यादा दीप्यमान होगा, ज्यादा उज्जवल होगा। इन्हीं सभी के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए, आपने जो अर्जित ज्ञान यहाँ प्राप्त किया है उसको भैया बहनों तक देंगे, उनके जीवन को धन्य बनाते हुए इस भारत को यशस्विता, वही जो हम अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिर मोर बनाए भारत, उस इस भारत को सिरमौर बनाने में सबकी भूमिका हो और उसके लिए हम इस प्रकार का जनमानस तैयार करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने मूल्यवान समय से हमारे लिए समय निकाला, हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम समझ सकते हैं कि आपने कितनी कठिनाई से इस समय को दिया होगा, क्योंकि इस समय इतनी बैठकें चल रही हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक उन बैठकों में रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपने आशीर्वाद के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए आप हम सभी के बीच में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड शिशु वाटिका की टोली की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब। कल समापन सत्र रहेगा। कल समापन सत्र में जो हमारे ये 7 दिवसीय जो हमारा वर्क चल रहा था, उसमें हमारे प्रातःकालीन और सायकालीन सत्र चल रहे थे, लेकिन हमारे माननीय प्रांत संगठन मंत्री जी का निवेदन था कि वो ये सत्र जो है, जो सायकालीन सत्र है वो सुबह ही जोड़ दिया जाए। तो कल हमारा जो सायकालीन सत्र है वो प्रातः ही हो जाएगा। तो कल 11 से 1 ये शिशु वाटिका की कार्यशाला चलेगी, जिसमें हमको श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी मेरठ प्रांत से उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और साथ ही समापन सत्र में हमें माननीय संगठन मंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो हम लोग प्रातः ठीक इसी ईमेल आईडी पर इसी समय पर प्रातः 11 बजे उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुख्यतः पुनः मैं भाई साहब का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। और अब हम कल्याण मंत्र करेंगे, और कल प्रातः 11 से 1 हमारी जो ये मीटिंग रहेगी उसकी व्यवस्था में हम रहेंगे। सावधान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ सभी को प्रणाम।